आज हम वो थ्योरी करेंगे जो हमारी रह गई थी पिछली वीडियो में। सबसे पहले है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के द्वारा उनके एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर को दिए जाते हैं एट अ डिस्काउंट। नॉर्मली जो शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, पर जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं या फिर कैश और अदर देन कैश। ठीक है, इनको इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पास होनी चाहिए जनरल मीटिंग में। जो कंपनी है जब कमेंस हुई है उसको कम से कम 1 साल हो गया हो कमेंस होने के बाद, उसके बाद वो स्वेट इक्विटी शेयर जो इशू कर सकती है। स्टॉक है जो वो एग्रीगेट ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर होता है। फुल्ली पेड अप शेयर कौन से होते हैं? जिन शेयर पर शेयर होल्डर ने पूरी अमाउंट पे कर दी है उनको फुल्ली पेड अप शेयर्स बोला जाता है। पर जो फुल्ली पेड अप शेयर है सिर्फ वो ही स्टॉक में कन्वर्ट करे जाते हैं, जो पार्टली पेड अप है वो स्टॉक में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जो कंपनी है स्टॉक में कन्वर्ट इसीलिए ही कर सकती है अगर उनके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो। जब कंपनी ने कन्वर्जन कर दी है ना, जो फुली पेड अप शेयर है उनकी स्टॉक में, तो उनको जो नोटिस है वो रजिस्ट्रार को देना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द कन्वर्जन। ठीक है, जो स्टॉक हैं वो भी शेयर्स की तरह ही ट्रांसफरेबल होते हैं जैसे शेयर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इनका डिफरेंस करेंगे। पेड अप कैटेगरी जो स्टॉक हैं वो हमेशा फुल्ली पेड अप ही होंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि शेयर्स जो फुल्ली पेड अप होते हैं उनको ही हम स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, तो जो स्टॉक है वो भी हमेशा क्या होगा? फुल्ली पेड अप होगा। पर जो शेयर्स हैं वो पार्टली पेड अप भी हो सकती हैं और फुल्ली पेड अप भी हो सकती है। डायरेक्ट इशू जो शेयर्स हैं वो कंपनी डायरेक्टली इशू करती हैं जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, पर जो स्टॉक है वो डायरेक्टली इशू नहीं करा जाता क्योंकि हम फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शनल ट्रांसफ़र जो स्टॉक हैं वो फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, पर जो शेयर्स है वो फ्रैक्शन में लिखे नहीं जा सकते। सीरियल नंबर जो स्टॉक्स हैं वो नंबर नहीं होते, पर जो शेयर्स हैं वो सीरियली नंबर होते हैं। जब कंपनी रजिस्टर में रिकॉर्ड करती है तो उनको सीरियल नंबर प्रोवाइड करा जाता है। वैल्यूज़ शेयर्स आर ऑफ इक्वल नॉमिनल वैल्यू जो शेयर की वैल्यू है वो इक्वल होएगी, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं है, वो एक कोई अमाउंट है ना। पर जो स्टॉक है वो इनइक्वल अमाउंट भी हो सकता है। अब हम शेयर कैपिटल की जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। जो शेयर कैपिटल क्या होता है? जो कंपनी की जो कैपिटल होती है उनको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। वो 3 हिस्सों में मेनली डिवाइड होती हैं, ऑथोराइज्ड, रजिस्टर और नॉमिनल कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी को अथॉरिटी है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, मतलब जो जितनी देर भी कंपनी एग्जिस्ट करती है टोटल, जैसे 50,000 उसकी वो है ऑथोराइज कैपिटल, तो जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पूरी सिर्फ 50,000 शेयर ही है जो इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। उसके बाद है इशूड कैपिटल, जो वो पार्ट ऑफ कैपिटल जो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफ़र करा गया है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो होती है वो ऑथोराइज कैपिटल का ही पार्ट होती है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली कि 50,000 वो जो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है, उसमें से अगर जो कंपनी है 20,000 पब्लिक को शेयर ऑफ़र कर रही है तो वो उसकी क्या होगी? इशूड कैपिटल होगी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो पब्लिक ने एक्चुअल में सब्सक्राइब करी है। जैसे कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे थे, पर कंपनी ने जो 15,000 शेयर ये सब्सक्राइब करे हैं, तो वो क्या होगी? सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल में को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जब जो नॉमिनल वैल्यू है कंपनी ने पूरी कॉल्ड अप कर ली है और शेयर होल्डर ने पूरी अमाउंट पे कर दी है, तब उसको बोला जाएगा कि वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल है। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप जो कैपिटल है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब करी है। जैसे ये 2 केसेस में एग्जिस्ट करती है। एक तो जब कंपनी ने पूरी कॉल मनी मंगवाई ही नहीं है,
और दूसरी कंडीशन क्या है, जब कंपनी ने मंगवाई है पर शेयर होल्डर ने पे नहीं करी तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल नॉट फुल्ली पेड अप। उसके बाद दो तरह की कैपिटल और होती है, वो हम आगे पढ़ते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो होती है जो कंपनी ने मंगवा ली है, जैसे 10 शेयर किसी शेयर होल्डर ने परचेज़ करे हैं, 6 रुपये तक कंपनी ने मंगवा लिया है। 10 × 6 = 60, मतलब क्या है, 60 है जो, वो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है। और पेड अप कैपिटल क्या होएगी, जैसे 6 रुपये तक कंपनी ने मंगवाए हैं पर जो शेयर होल्डर ने है वो 4 रुपये तक पे करा है, 10 शेयर उसने परचेज़ कर रखे हैं, तो वो टोटल अमाउंट 10 × 4 = 40 रुपीज़ वो हमारी होगी पेड अप कैपिटल, जो शेयर होल्डर ने एक्चुअली पे कर दी है। मतलब वो अनकॉल्ड अमाउंट होती है जो कंपनी सिर्फ वाइंड अप केस में ही मंगवा सकती है। जैसे कंपनी के पास अथॉरिटी है कि 50,000 शेयर वो इशू कर सकती है, पर जो कंपनी है उसने अभी शेयर 40,000 तक ही इशू करे हैं और 5,000 उसकी है जो रिजर्व्ड कैपिटल है। जो 5,000 शेयर्स है वो कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही है तभी इशू करेगी। जो ये कैपिटल है इसको रिजर्व कैपिटल बोला जाता है। अब हम डिफरेंस करते हैं रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में। रिजर्व कैपिटल है जो हमने पढ़ा है अनकॉल्ड पोर्शन, है ना, जो शेयर कैपिटल का होता है। और जो कैपिटल रिजर्व है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जा सकता एज डिविडेंड। जो रिजर्व कैपिटल है इसको तभी यूज़ करा जाता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। कैपिटल रिजर्व कंपनी की लाइफ टाइम में जब मर्जी वो यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो रिजर्व कैपिटल है वो मैंडेटरी नहीं होता बनाने के लिए। कंपनी को कोई ऑब्लिगेशन ही है, वो बना सकती है और नहीं भी बना सकती, और इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करा जाता। जो कैपिटल रिजर्व है वो मैंडेटरी है, वो कंपनी को बनाना ही पड़ता है और इसको बैलेंस शीट में शो करा जाता है। कॉल इन एरियर वो अमाउंट होती है जो शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया है, इसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि एक टाइप का हमारा ये लॉस होता है, और जब ये रिसीव हो जाएगा तब हम इसको कॉल इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। जो इंटरेस्ट कॉल इन एरियर पर शेयर होल्डर को पे करना पड़ता है वो टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 10% है। आगे हम पढ़ते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस अमाउंट वो अमाउंट होती है जो भी शेयर होल्डर से मंगवाई नहीं गई है पर उसने पहले ही पे कर दी है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। जो ये हमारा एक तरह की लाइबिलिटी होती है, इसको हम बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में शो करते हैं अंडर सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज़। इसके ऊपर जो कंपनी को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब हम डिफरेंस करेंगे कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस के अंदर। जो कॉल इन एरियर होते हैं जो वो अमाउंट होती है जो शेयर होल्डर ने पे नहीं करी है अपने शेयर के ऊपर पर कंपनी ने मंगवाई है। दूसरा क्या है कॉल इन एडवांस, ये वो अमाउंट होती है जो भी कंपनी ने मंगवाई नहीं है पर शेयर होल्डर ने पहले ही पे कर दी है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, ये फ्यूचर में जो कॉल इन एरियर है वो फ्यूचर में जाके रिसीव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर नहीं रिसीव हुई तो उनके शेयर हैं जो फॉरफिट कर दिए जाएंगे, पर जो कॉल इन एडवांस है उनको हम एडजस्ट कर देते हैं जो आगे हमारी कॉल अभी पेंडिंग पड़ी होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, जो कॉल इन एरियर के ऊपर शेयर होल्डर कंपनी को इंटरेस्ट पे करता है वो कंपनी की क्या होती है, इनकम होती है। पर जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कंपनी को पे करना पड़ता है, जो शेयर होल्डर ने अमाउंट पे कर दी है उस पर, तो वो कंपनी का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। उसके बाद मैक्सिमम रेट क्या है, टेबल F के अकॉर्डिंग 10%, और जो कॉल इन एडवांस का रेट है वो 12% है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कंपनी ने ऑफ़र करे हैं 8,000 शेयर, है ना, पब्लिक को, पर जो पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन ली है वो सिर्फ 6,000 शेयर्स पर ली है,
तो इसे हम जो ये सिचुएशन बन गई है, जैसे 2000 शेयर्स है वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब जो कंपनी ने जो सब्सक्राइब के लिए ऑफ़र करा था वो तो ज़्यादा अमाउंट थी, पर पब्लिक ने जो कम अमाउंट के लिए सब्सक्राइब करा है, तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। दूसरा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कंपनी ने 8000 शेयर जो इशू करे थे, पर पब्लिक ने जो सब्सक्राइब करा था वो 6000 करा था, वो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होएगा? जो कंपनी ने 8000 शेयर इशू करे हुए हैं, पर जो पब्लिक ने 12000 से शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर दिया, तो इसकी एडजस्टमेंट हम 3 केसेस में कर सकते हैं। या तो उनको हम पूरी अमाउंट वापस कर दें, है ना। नेक्स्ट क्या है, सेकंड केस क्या है, जो हम प्रो राटा बेसिस पे, जैसे किसी ने 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, उसको हम 2000 शेयर इशू कर दें। तो थर्ड केस है जिसमें हम या तो पूरी की पूरी मतलब जैसे 8000 शेयर को पूरा ही रिजेक्ट कर दें और 4000 शेयर हम इशू कर दें इन फुल, और जो बाकी की हमारे शेयर्स बच गए उनको प्रो राटा बेसिस पे कर दें। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तभी आपको ज़्यादा क्लियर होएगा। अब हम पढ़ेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन शॉर्ट नोट अक्सर आता है +2 में भी, बीकॉम में भी। इसका मतलब क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होती है जो किसी कंपनी को अगर रिसीव होएगी तो ही वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर सकता है। जैसे मान लो अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, तो अगर उसको 6000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, तो वो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल ही नहीं हुआ। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है? 90% जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव होना चाहिए पब्लिक से। अब 10,000 का 90% बनेगा 9000, पर कंपनी को सिर्फ 6000 पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो वो अलॉट नहीं कर सकती शेयर। इस कंडीशन में अब कंपनी क्या करेगी? उनकी अमाउंट उनको वापस कर देगी विदिन 15 डेज़। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स 2 तरीके से हो सकती है, फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन। इस वीडियो में हम कैश का पढ़ेंगे, जो कंसिडरेशन का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसका न्यूमेरिकल भी साथ में ही कवर कर लेंगे। सो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। जो कैश में हम शेयर हैं 3 तरह से इशू कर सकते हैं: एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो अब अलाउड नहीं कर सकता, हम कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब होता है जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू है उस पर ही उसको इशू करा जाए। जैसे किसी शेयर की वैल्यू है 10 रुपये और उसका इशू प्राइस भी है 10 रुपये, तो अब हम उसके वो बोलेंगे कि जो हमारा शेयर है वो इशू हुआ है एट पार वैल्यू पर। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो जिसकी फेस वैल्यू है उतने पर ही शेयर इशू हो तो उसको हम पार बोलते हैं। अब एट प्रीमियम का क्या मतलब है? उसकी फेस वैल्यू से हाई अमाउंट पर वो इशू होए। जैसे शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, अगर वो 12 रुपये पर इशू हो रहा है, तो अब हम उसको बोलेंगे कि जो हमारा शेयर है वो प्रीमियम पर इशू हुआ है। जो 2 रुपये है वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो अमाउंट हमें रिसीव होएगी सिक्योरिटी प्रीमियम की, उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट होता है उसको हम किस किस के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? जब हम फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करेंगे, या राइट ऑफ करने के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या कोई कमीशन पे करना है हमें शेयर और डिबेंचर पर, या बायबैक करने हैं इनके प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको हम तब भी यूज़ कर सकते हैं। ये 5 मतलब ऑप्शंस है जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक टाइप का प्रॉफिट ही होता है। जैसे ये जो हाईली रेपुटेटेड कंपनी है वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती हैं। फॉरफिट ऑफ शेयर्स। फॉरफिट का मीन्स होता है कैंसलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर। जो जैसे 10,000 शेयर हमने किसी शेयर होल्डर को अलॉट करे हुए हैं, पर उसने जो पेमेंट है सिर्फ 6 रुपये तक करी हुई है, आगे वो पेमेंट नहीं कर रहा 4 रुपये की, तो हम उसके शेयर हैं जो फॉरफिट कर देंगे। ये कब कब करे जा सकते हैं? डिफ़ॉल्ट, जब शेयर होल्डर ने पेमेंट ना करी हो। सर्विंग ऑफ नोटिस।
सर्विंग ऑफ नोटिस मतलब हमने जो शेयर होल्डर को पहले ही नोटिस भेजना होता है 14 दिन पहले, ठीक है। और कंटेंट उस नोटिस में क्या लिखा होएगा कि आपने अगर पेमेंट नहीं करी तो हम आपके शेयर फॉरफिट कर देंगे। रेजोल्यूशन भी होनी चाहिए इसके अंदर। और इफ़ेक्ट ऑफ फॉरफिट, जो फॉरफिट का इफ़ेक्ट क्या होएगा कि वो उनकी जो टर्मिनेशन है मेंबरशिप की वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब आगे से वो शेयर होल्डर कंपनी के नहीं माने जाएंगे। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम 2 तरह से करते हैं। जब तो वो इशू ही पार पे करा जाओ, जैसे 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये पे इशू हुआ। दूसरा केस क्या है, 10 रुपये का शेयर है पर इशू जो 12 रुपये पर हुआ। उसके भी आगे 2 केस हैं। जो अगर रिसीव हो गया तो उसको हम शो नहीं करते, वो कंपनी का जो हमारा प्रॉफिट बन जाता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो उसको हम शो भी करेंगे और ये हमारा लॉस होगा, इसको हम लॉस में दिखाएंगे। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जैसे हमने पीछे पढ़ा फॉरफिट शेयर क्या होते हैं। अब वो कंपनी के पास शेयर है जो वो वापस आ गए हैं, है ना। अब कंपनी उसको री इशू कर सकती है। जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको री इशू करा जा सकता है एट पार और एट अ डिस्काउंट। जनरली हमने पढ़ा है कि जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, पर जो फॉरफिटेड शेयर है वो डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं और एट पार पर भी इशू हो सकते हैं।